फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम फिर से लेकर के आए हैं सारे महत्वपूर्ण जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, उन सबको हम लेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं, आज का जो पहला क्वेश्चन है एसएससी 10+2 में लिया गया था 2022 का जो पेपर था। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही हम लगातार क्वेश्चन करेंगे इस पूरे वीडियो में लास्ट तक, और सारे के सारे जो क्वेश्चन है उसकी बेहद आसान ट्रिक बताएंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। फ्रेंड्स, बस ये है कि अगर आप वीडियो अंत तक देख लेते हैं तो सारे आपके जो डाउट हैं इस टाइप के क्वेश्चन के कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि डाउट सॉल्व हो जाएंगे। यहां पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, ए किसी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकता है। यानी कि ए नाम का कोई व्यक्ति है, 16 दिनों में उसको पेंट कर देगा पूरी दीवार को। बी को ए से 3 गुना अधिक समय लगता है। यानी कि जो बी नाम का दूसरा व्यक्ति है वो ए जितना टाइम लेता है उससे 3 गुना ज्यादा ये बी लेता है टाइम किसी काम को करने में, यानी कि पेंट करने में। दोनों मिलकर, यानी कि ए और बी जब दोनों मिल जाएंगे तो आधी दीवार कितने समय में पेंट हो जाएगी, यानी कि पेंट करेंगे। तो कहने का मतलब है कि पूरी दीवार की बात नहीं हो रही, अब सिर्फ आधी दीवार की बात हो रही है। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये पूरी की पूरी क्या है, एक दीवार है और इस दीवार को पेंट करना है। तो अब दोनों को मिलकर जो पेंट करना है वो पूरी दीवार नहीं करना, वो सिर्फ आधी दीवार करना है, ये वाली दीवार को पेंट करना है। ठीक है, अब देखते हैं कैसे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि ए दिया है दिन, जबकि बी वाला कोई दिन नहीं दिया है कि बी कितने दिनों में करेगा, ये कुछ नहीं दिया है। तो सबसे पहले हमें ये करना होगा कि इस क्वेश्चन को पकड़ेंगे इनकी क्षमता से। कैसे? अब देखो, कह रहा है कि बी को ए से 3 गुना अधिक समय लगता है, यानी कि दोनों का ये दिया है, क्षमता दी है। कैसे? अब मान लो यहाँ पर एक ए नाम का व्यक्ति है, दूसरा है बी नाम का। ठीक है, अब कह रहा है बी जो लेता है समय उससे 3 गुना अधिक समय लेता है। कौन? ये लेता है ए, यानी कि बी जो है वो 3 गुना ज्यादा समय लेगा ए से। यानी कि अगर ये हो जाएगा 3 घंटे लेगा तो ये कितना लेगा, 1 घंटा लेगा। ये क्या है? ये है समय। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देते हैं आगे समय। अब समय का उल्टा जो होता है वो इनकी क्षमता होती है। यानी कि अगर हम कहेंगे कि हमें निकालना है इनकी क्षमता, तो क्षमता निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 3 1, अब अनुपात जो है 1:3 का वो उलट जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर ये 3 और ये हो जाएगा 1। यानी कि इसकी क्षमता ए की 3 है और बी की क्षमता है 1। यानी कि जो काम ए 3 घंटे 3 काम कर देगा उतने ही समय में, और उतने ही समय में भी एक काम केवल कर पाएगा। तो ये हो गई इनकी क्षमता। अब देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर ये क्षमता दी है और क्षमता के हिसाब से देखो, कह रहा है ए किसी दीवार को 16 दिनों में पेंट कर सकता है। तो समय 16 दिन, एक दिन हमारे हिसाब से 1 दिन लेता है और इसके हिसाब से 16 दिन लेता है। यानी कि हम कहेंगे ए लेता है 16 दिन, तो बी कितने दिन लेगा? तो 1 की वैल्यू 16 है, 3 की वैल्यू क्या होगी, 16 3 48 हो जाएगा, क्योंकि 3 गुना ज्यादा समय लेता है ना या बी। तो अगर ये 16 दिन ले रहा है तो 3 गुना ज्यादा ही टाइम लेगा, क्योंकि क्षमता इसकी 3 गुना कम है। तो 16 3 48 दिन लेगा। तो हम कहेंगे जो बी है वो कितना टाइम लेगा, 48 दिन। अब यहाँ पर बताना है दोनों मिलकर, तो क्षमता तो हमें पता चल गई। तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 48। अब देखो 16 और 16 3 48, यानी कि आएगा 3, और 48 से कम 48 यानी कि 1। अब हमें टोटल काम पता चल गया कितना है, 48। तो सबसे पहले लिख लो यहाँ पर टोटल काम, यानी कि 48। अब यहाँ पर बोला जा रहा है ए और बी दोनों मिलकर, अब देखो ध्यान देना, आधी दीवार है तो पूरी दीवार यानी कि पूरा काम हमारे पास 48, और आधा काम क्या हो जाएगा, इसका आधा कर दो तो कितना आ जाएगा, 24। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 24। तो मैं यहाँ पर इसको हटाकर लिख देता हूँ 24। अब इस 24 काम को दोनों मिलकर करेंगे तो ए की क्षमता 3 है और इसकी क्षमता बी की 1 है, दोनों मिल जाएंगे तो इनकी क्षमता हो जाएगी 3, यानी कि ए की क्षमता और बी की क्षमता 1। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 बराबर आएगा 24/4 हो जाएगा, 24/4 हो जाएगा। और इसको कहेंगे 4 6 24, तो 6 हमारा क्या आ जाएगा, 6 डेज लगेंगे। तो 6 दिनों में दोनों मिलकर आधी दीवार को कंप्लीट कर देंगे। और वहीं अगर पूछा जाता पूरी दीवार को तो इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि ये आधी थी अब दोगुना हो गई तो ये भी दोगुना हो जाएगा।
ठीक है। तो फ्रेंड्स देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप का है और ऐसे क्वेश्चन हमें कंफ्यूज करके चले जाते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। अब कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि उसके व्यास से 15 मीटर अधिक है, यानी कि जो परिधि है उससे भी 15 मीटर ज्यादा है, ठीक है। अब व्यास से ज्यादा है, वृत्त की त्रिज्या हमें बतानी है, यानी कि जो रेडियस है वृत्त की हमें वो बतानी है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले मान लो वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, हमें पता होता है कि जो परिधि होती है वो होती है 2 पाई आर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, उसके व्यास से, यानी कि जो व्यास होता है हमें पता है कि जैसे मान लो कि ये पूरा का पूरा एक क्या है, सर्कल है, और ये अगर सर्कल होगा तो यहाँ पर एक ये रेडियस होगी और एक दूसरी वाली ये रेडियस होगी। मतलब एक रेडियस इधर होती है सेंटर के, एक इधर, तो दोनों रेडियस को मिला देंगे तो ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर, यानी कि डी हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर और आर, यानी कि 2r, तो 2r को भी हम डायमीटर बोलते हैं। तो यहाँ पर देखो उसके व्यास से, तो व्यास कितना होगा, इसको व्यास को हम लिख सकते हैं 2r, और r क्यों आया, क्योंकि r प्लस r, चाहे तो इस पूरे को d लिख दो, चाहे तो 2r लिख दो, क्योंकि r ये तो बात एक ही है, तो हमने लिख दिया 2r। अब कह रहे हैं 15 मीटर अधिक है, अधिक का मतलब प्लस, और कितना अधिक है, 15, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 15। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं यहाँ पर, अब देखो r की वैल्यू हमें बतानी है, तो r को हम इधर लेके आ जाते हैं। तो पहले जो लिखा है इधर तो वो तो लिख लो पहले, तो हो जाएगा 2 पाई आर। अब देखो ये इधर था प्लस में, इसके आगे प्लस है, जब कोई साइन नहीं लगा होता तो हम उसको प्लस मान के चलते हैं। जैसे मान लो लिखा है 5, इसका मतलब है ये +5, तो वैसे ही देखो यहाँ पर 2r, तो जब इक्वल के इस तरफ आता है तो प्लस वाला हो जाता है माइनस, तो यहाँ लग जाएगा माइनस का 2r, ठीक है। आगे इक्वल कर दो और इक्वल के बाद आएगा 15, तो यहाँ लिख देंगे हम 15। अब देखो r और r, तो इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है, 2r और 2r, तो हम कॉमन ले लेते हैं 2r। अब जब कॉमन ले लिया 2 और r हट गए तो क्या बचा, पाई, तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई, तो हो जाएगा पाई को हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, पाई की वैल्यू होती है 22/7, ठीक है। ये पाई की वैल्यू होती है, चाहे तो आप पाई लिख दो, बाद में वैल्यू रखनी पड़ेगी, तो हमने डायरेक्ट लिख दिया। माइनस और 2r तो निकल ही आया है, तो 2r × 1 होता है, तो 1 बचेगा यहाँ पर, तो लिखेंगे 1, ठीक है। इक्वल में होता है क्या, 15, तो यहाँ पर लिख दो आप 15। अब देखो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2r, तो एक काम करते हैं, इसको चाहे तो आप इधर भेज सकते हो, क्यों, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 2r को 2 × r लिख सकते हैं। तो 2 जो है ये अगर गुणा में है तो सबसे नीचे इसके चला जाएगा, तो मतलब जब अगली बार से लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा r, और देखो 22 - 7 होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 मानेंगे तो 7 × 7 हो जाएगा, 1 22, यानी कि 22 - 7, तो हम लिखते हैं 22 - 7 हो जाएगा, और नीचे क्या आएगा 1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब देखो इक्वल में क्या आएगा, 15 आएगा, और नीचे जो 2 गया है इसके वो आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2। अब आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा, देखो 22 में से 7 गया तो कितना आएगा, 15/7, और बराबर आएगा 15 बटे क्या आएगा, ये आ जाएगा 2। अब देखो यहाँ पर इक्वल नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर इंटू कर लो r। अब देखो 15 से 15 कट गया, तो जब कट गया 15 से 15, तो हम कहेंगे ये और ये कट गया, तो ये वाला इधर जाएगा, तो 7 बटे हो जाएगा 2, और इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7/2, और 7/2 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 = 6, तो 3 आएगा, 0.5 आएगा, ये हो जाएगा मीटर में। तो हमें क्या बताना था, रेडियस यानी कि त्रिज्या, तो वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो कितनी आएगी, 3.5 मीटर, यानी कि 3.5 मीटर आएगी। तो r की वैल्यू लिख दो 3.5 मीटर हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऐसे आप नोट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे, जितना फास्ट आप कैलकुलेशन कर लेंगे उतना फास्ट आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो और शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हो, जैसे देखो ऑप्शन दिए होंगे, तो ऑप्शन में r की वैल्यू जो होगी वो 4 बार होगी, क्योंकि पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में, तीसरे और चौथे में, तो r की वैल्यू इस पूरे में रख दो। अगर दोनों इक्वल आ रहे हैं तो भी समझ जाओ वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, ये अनुपात और समानुपात से क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और ये आप देख पा रहे होंगे बीट एसएससी में आ चुका है, यानी कि बिहार एसएससी में 2021 में पूछा जा चुका है। तो ये आप मत समझिए केवल बी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ये सारी एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे देखो कैसे सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर कह रहा है यदि a अनुपात b 7:9 है और b अनुपात c 5:11 और a b c तीनों का अनुपात एक साथ क्या होगा। तो देखो इसकी एक सबसे शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, सबसे पहले आप एक काम कर लो, यहाँ पर देखो a b c 3 प्रकार की डिजिट दी हैं, तो आप एक काम करो, लिख लो पहले a और b और अगला लिख लो यहाँ पर c। इतना आप कर सकते हैं आसानी से, यानी कि ए बी सी। अब सी फिर से लिखा है तो दोबारा नहीं लिखना, देखो ए बी सी तीनों तो आ गए ना, 3 प्रकार के लेटर दिए हैं। अब देखो ए बी का मतलब है ए पहले वाला तो 7, यानी कि ए की वैल्यू 7, बी की वैल्यू 9, तो यहाँ पर लिखेंगे ए के नीचे 7 तो हो जाएगा 7 और बी की वैल्यू हो जाएगी 9, तो यहाँ पर लिखेंगे 9। समझ गए आप। आगे कह रहा है b अनुपात c, तो b की वैल्यू क्या है 5, जबकि हम b की ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हम तो हटाएंगे नहीं, अब b की वैल्यू फिर से दिया है तो b की वैल्यू अब क्या और फिर से नीचे लिख दो, b के सामने b लिखेंगे तो b का मतलब है 5, तो यहाँ पर लिख दो आप 5। आगे देखो c की वैल्यू है 11, तो c की वैल्यू का मतलब यहाँ पर आ जाएगा c, यहाँ अब नहीं लिखेंगे आप, जहां ये लिखा है उसके सामने ही लिखना है, ठीक है। जैसे ये अनुपात इसके सामने, ये इसके सामने, तो c क्या हो जाएगा 11, तो यहाँ पर लिखेंगे c की वैल्यू 11। बात इतनी समझ में आ गई होगी। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो तीनों में होना चाहिए, तो जब कुछ नहीं लिखा तो इसके बगल वाला जो होता है इसी को फिर से नोट कर दो, यानी कि 9 लिखा है तो 9 फिर से लिख दो तो हो जाएगा 9। अब देखो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो ये जो बगल वाला है ना, इसके ऊपर वाला नहीं बगल वाला, इसको फिर से यहाँ लिख दो, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करो, लाइन खींच दो छोटी सी। इतना काम अगर आपने कर लिया तो समझो आपका आंसर सॉल्व। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और 7 है, यानी कि 7 और 5, तो इनका गुणा करा दो, 7 पना क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, अनुपात लगा दो, 9 पना क्या हो जाएगा 45, तो यहाँ पर लिख दो आप 45, एक अनुपात क्या हो जाएगा 11 99, तो यहाँ पर आप लिख दो 99, ठीक है। बस ये अनुपात आ गया। अब देखो इसी को हमें निकालने से क्या फायदा होगा, अगर किसी का भी पूछ ले, अगर बी और सी का पूछ ले तो 45 99, ए बी का पूछ ले तो ऐसे आ जाएगा। अब तीनों को एक साथ पूछ ले तो तीनों का ए बी सी बता दो, तो वही पूछा है ए बी और सी का अनुपात बताना है, तो 35 45 और 99 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे इसको कैसे आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या कह रहा है। अब ये देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि जो उम्र वाले क्वेश्चन आते हैं ऐसे पूछे जाते हैं, इनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो कह रहा है कि मोहिनी राधा से 20 वर्ष बड़ी है, यानी कि 20 साल बड़ी है मोहिनी। 20 साल बाद 2 साल बाद मोहिनी की उम्र राधा की उम्र की दोगुनी हो जाती है, यानी कि अभी तो ठीक है, लेकिन 2 साल बाद जो आएगा 2 साल आगे का, तो उसमें क्या होगा कि मोहिनी की जो उम्र है वो राधा की उम्र से दोगुनी हो जाएगी। राधा की वर्तमान यानी कि इस टाइम पर उम्र कितनी है ये बतानी है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो इसमें हम सबसे पहले ये करते हैं, करा कि मोहिनी जो है राधा से, तो राधा से का मतलब है सबसे पहले राधा, और राधा के लिए हम कहेंगे आर, और मोहिनी के लिए हम कहेंगे, यहाँ पर लिखा है एम। अब क्या है कि अगर राधा से बड़ी है तो अगर हम कहेंगे राधा है आज कितनी साल की, x साल की, तो मोहिनी कितनी हो जाएगी x से कितना ज्यादा 20 साल, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 20, तो ये हो जाएगा हमारा 20। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब आगे देखते हैं 2 साल बाद, तो 2 साल बाद अगर हम कहेंगे तो आज अगर कोई x का है तो उसमें 2 और ऐड हो जाएगा, तो हम कहेंगे 2 वर्ष बाद, यानी कि यहां मैं लिख देता हूं x, और x की तो अभी थी, अब 2 साल और ऐड कर दो तो x + 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर ये हो जाएगा x प्लस, और 2 20 में ऐड करेंगे तो 22 हो जाएगा, तो डायरेक्ट इसको हम लिख दे रहे हैं x + 22 हो जाएगा। ये कब की बात है 2 वर्ष बाद, ठीक है, 2 वर्ष बाद की बात है, ये हो जाएगा 2 वर्ष बाद। ये क्या है, ये है वर्तमान, तो वर्तमान आप समझ जाना जो कि प्रेजेंट टाइम में, तो ये पूरी वर्तमान की उम्र है और ये 2 साल बाद की उम्र है। अब कह रहा है कि उम्र की दोगुनी हो जाती, किसकी उम्र की, मोहिनी की जो उम्र है राधा की उम्र का दोगुना, तो यानी कि जो मोहिनी की उम्र इतनी है राधा की उम्र इतनी है, तो राधा की उम्र का दोगुना कितना, तो देखो अभी तो इतनी है, इसका दोगुना कितना होगा, ये हो जाएगा × 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखो यहाँ पर 2 इसको अंदर करेंगे तो 2 × x यानी कि 2x हो जाएगा, 2x प्लस लगा है प्लस लगा दो, 2 दूनी क्या होता है 4, तो यहाँ पर लिख दो आप 4, बराबर में आ जाएगा x, तो लिख दो आप x, प्लस हो जाएगा तो +22 आएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 22।
अब ये x जो है इसको इधर लेके आएंगे और ये नंबर को इधर कर देते हैं, तो हो जाएगा 2x, और ये x जो है इसको इधर लेकर आएंगे तो प्लस का था तो ये क्या हो जाएगा माइनस। इक्वल लिखेंगे, जो पहले से लिखा था 22 तो उसको आप नोट कर दो 22, और इसके बाद ये लिखा है प्लस का 4 तो इसको आगे लिख दो माइनस का। क्यों? क्योंकि प्लस वाला जो होता है जब इक्वल के उस तरफ जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा और माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहां से आने पर भी ऐसे ही हो जाता है। अब देखो प्लस का 4 था तो यहां पर क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब देखो 2x यानी कि 2x में 1x चला गया तो एक ही तो बचेगा, तो यहां पर हम लिखेंगे x, 1x का मतलब केवल 1x बराबर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 22 में से अगर 4 जाएगा तो ये आ जाएगा यहाँ पर 18। तो 18 साल जो उम्र हो जाएगी x की वैल्यू, और x क्या था राधा की उम्र वो भी वर्तमान में, तो यही कह रहा है राधा की वर्तमान उम्र बतानी है, तो राधा की वर्तमान उम्र क्या हो जाएगी 18 साल। अगर ये बोलेगा कि ये जो मोहिनी है इसकी वर्तमान उम्र क्या होगी, तो 18 साल का मतलब तो ये तो है ही, और 20 साल बड़ी भी है तो 18 यहाँ लिख दो 20 और ऐड कर दो, यानी कि अगर मोहिनी की निकालना हो तो हम कहेंगे 18 प्लस 20 साल और ऐड कर दो। 18 क्यों? क्योंकि x और x का मतलब 18, 20 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा 20 बराबर यहाँ पर जो आएगा वो आ जाएगा 38 साल। ये किसकी उम्र होगी? ये होगी यहाँ पर मोहिनी की। पूछा गया है राधा की, तो राधा की हमने पहले निकाल दी, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये लाभ और हानि से है। ये क्या कहता है? ये कहता है एक वस्तु को 500 रुपए में खरीदकर 850 रुपए में बेच दिया गया, यानी कि खरीद लिया है 500 रुपए की और बेच दिया है कितने की 850 रुपए की। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है कि कितने प्रतिशत का हमें लाभ हुआ है। तो देखो इसमें सबसे पहले क्या है कि हमें पता कैसे कि लाभ हुआ है, क्योंकि हम पैसे कितने रुपए खरीद रहे हैं, खरीदने का मतलब होता है सीपी, और सीपी को हम बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर कितने रुपए की थी 500 रुपए की, तो 500 रुपए का हमने बेच दिया। सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी, और एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 850 रुपए, तो इसको हम लिखेंगे 850 रुपए। यानी कि हमने अपनी जेब से जो पैसे लगाए थे किसी चीज को खरीदने के लिए, मान लो मार्कर है इसको खरीदा 500 रुपए का, तो जेब से पैसे ही तो लगाए होंगे तो 500 रुपए लगाए, लेकिन इसको जब हमने किसी और को बेच दिया तो बेचने के बाद हमें पैसे मिले, वो सेलिंग प्राइस कितने रुपए मिले 850, तो कितने ज्यादा रुपए मिले, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो लाभ होगा यानी कि प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, ये हो जाएगा 850 रुपए की बेची है, और अपने पैसे निकाल लो कितने रुपए लगाए थे 500 रुपए जेब से लगाए थे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 350 रुपए, और 350 रुपए जो है ये हमारा लाभ है, इतने रुपए का हमारा लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत बताना है तो इसका फार्मूला क्या होता है लाभ प्रतिशत का, तो मैं कहता हूं लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ यानी कि जितने रुपए का हमें लाभ होता है, और गुणे में हो जाता है 100, और नीचे आ जाता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम क्या बोल देते हैं सीपी। ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ये होता है फार्मूला। अब अगर देखो यहाँ पर लाभ हो रहा है, लाभ प्रतिशत बताना है, तो लाभ कितने का हुआ है 350 का, तो आप लिख दो यहाँ पर 350 रुपए, तो 350 है और गुणे में हमें क्या लिखना है 100, ये फार्मूले में है इसको लिखना ही लिखना है, तो लिख दिया हमने 100, तो हो गया यहाँ पर 100। नीचे देखो क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य यानी कि सीपी, और क्रय मूल्य का मतलब कितने खरीदी है, ये खरीदी हमने 500 रुपए की, तो यहाँ पर लिख दो आप 500 रुपए, तो हो जाएगा 500। अब इसको अगर हम देखेंगे तो ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा 350, और बटे में कितना आएगा 5, ये आएगा। अब इसको अगर काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि आ जाएगा 70% का लाभ होगा, यानी कि लाभ हमको कितना हुआ 70% का लाभ हो गया है, यहाँ पर ऐसे आप समझ लो। ठीक है, 70% का लाभ हुआ। अब फ्रेंड्स मैं इसकी वैल्यू को चेंज कर देता हूं, अब आपको ये बताना है इसका आंसर क्या आएगा। जैसे देखो इसको हम कह दें यहाँ पर 800 रुपए, कितने रुपए की 800 रुपए की, 800 रुपए में खरीदा गया है और 850 में बेच दिया गया है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब इसका आंसर क्या आएगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, देखते हैं किसका जवाब सही आता है, और जिसका जवाब सही आएगा उसको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे और वो आंसर हाईलाइट हो जाएगा, आप सबको दिख जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ये क्या कहता है, ये कहता है यहाँ पर कह रहा है कि एक मीनार से 3 किलोमीटर दूरी से देखने पर उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी होगी हमें ये बताना है।
तो देखो मीनार की जो ऊंचाई होगी ये बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो एक मान लो कि ये एक मीनार है और ये मीनार से इसकी दूरी है कोई, मान लो यहां से यहां तक कोई एक दूरी है और ये दूरी क्या है, ये है 3 किलोमीटर। तो 3 किलोमीटर हो जाएगी ये डिस्टेंस और ये एंगल बना रहा है, मतलब ये एंगल कुछ इस प्रकार से बन रहा होगा। और कितने का एंगल बन रहा है, ये बन रहा है 30 डिग्री का। तो यहां पर आप लिख दो 30 डिग्री, ठीक है। अब मान लो कि मैं कह देता हूं यहां पर ये है, यहां पर ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई हो जाएगी और ये क्या है, पूरी की पूरी एक मीनार है, ठीक है। तो इसको मैं लिख देता हूं मीनार। अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है, तो हमें पता है कि हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या फार्मूला होता है, LAL लाल बटे कक्का वाला, ठीक है। ये तो पढ़ा होगा पहले भी, यानी कि ये साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू और ये टैन की वैल्यू। तो हमें क्या पता है, ये होता है लंब, ये होता है आधार, ये होता है कर्ण। अब देखो लंब जो है और आधार इनके बीच निकालना है, तो लंब और आधार किस में होता है, तीसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर का मतलब होता है L/A और L/A मतलब होता है टैन। तो यहां पर हम कहेंगे टैन थीटा का मतलब आप चाहे तो ये समझ लो एंगल कितना है 30 डिग्री, तो आप लिख दो 30 डिग्री इक्वल कितना होता है, लंब बटे आधार, और लंब का मतलब होता है h। तो हमने कह दिया यहाँ पर कि h/, और बेस कितना है 3 किलोमीटर, ये हो जाएगा। अब देखो tan थीटा मतलब tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इक्वल होता है h/3, ठीक है, ऐसा होता है। अब इनकी अगर वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा यहाँ पर और ये आ जाएगा यहाँ पर, मतलब हम कहेंगे ये हो जाएगा h इक्वल हो जाएगा 3/√3, ठीक है। ये इधर चला जाएगा और इक्वल नीचे कुछ बचा नहीं तो कोई फायदा नहीं उसका। तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि 3 को हम क्या लिख सकते हैं, किसी भी नंबर को रूट में 2 बार लिख सकते हैं, यानी कि √3 इंटू में लिख सकते हैं √3 और अपान में आ जाएगा √3। अब देखो एक √3 से एक √3 कट गया, तो बचेगा क्या हमारे पास h, और h की वैल्यू हो जाएगी √3। यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो मीनार की जो ऊंचाई पूछी थी ये वाली, तो ये कितनी हो जाएगी √3। तो आप लिख दो यहाँ पर यहाँ पर आप लिख दो √3, ठीक है। यही आंसर हमारा आ जाएगा। और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूछा गया था यहाँ पर SSC GD में क्वेश्चन ये पूछा गया था। अब ईयर या नहीं याद है कब पूछा गया था, लेकिन SSC GD में पूछा गया है, वही सबने क्वेश्चन को लिया हुआ था, ठीक है। देखते हैं फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन ये क्या बोलता है। ये कह रहा है यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण 55 डिग्री है, तो दूसरे न्यून कोण का मान ज्ञात करना है। यानी कि समकोण की बात हो रही है, तो समकोण हमारा कैसा होता है, समकोण होता है यहाँ पर मान लो कि ऐसे, एक ये होगा और दूसरा वाला ऐसे करके होगा। अब एक समकोण का मतलब है कि ये वाला जो होगा ये कितने का होगा, ये होगा 90 डिग्री का, तभी तो समकोण होगा। और एक जो न्यून कोण है इसकी वैल्यू दी है 55 डिग्री, तो मान लो यहाँ पर कि ये दिया है यहाँ पर 55 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा 55। और इधर वाला दूसरा वाला हमें बताना है, तो इसको हमने मान लिया कि x डिग्री का होगा, ठीक है। अब देखो हमें पता है कि तीनों भुजाओं का जो योग होता है त्रिभुज का वो होता है 180 डिग्री। तो हमें ये बताना है, तो इन सबको अगर हम जोड़ देंगे तो 180 आना चाहिए। तो यहाँ पर देखो इन सबको जोड़ेंगे अगर, तो हो जाएगा कितना 55। मान लो कि यहाँ पर है कितना x, तो लिखेंगे x प्लस, और ये हो जाएगा 55 और प्लस ये क्या हो जाएगा 90, तो लिखेंगे यहाँ पर 90। और तीनों का जो योग होना चाहिए वो कितना होता है 180, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 180, ये हो जाएगा। अब देखो x तो इधर ही है, नंबर को ऐड कर देते हैं और इधर भेज देते हैं। तो देखो लिखा है यहाँ पर x, और 55 और 90 होता है 145, तो लिख देंगे यहाँ पर 145 बराबर में आ जाएगा 180 डिग्री। अब अगर ये 180 डिग्री आ गया है तो इसको इधर भेजेंगे। अब इधर भेजने का मतलब है कि x तो हमारा इधर ही रहेगा, नंबर केवल उधर जाएगा, तो उधर जाने का मतलब है कि 180 आ जाएगा। और ये पहले से लिखा था, ये वाला इसके पीछे लग जाएगा जाके, मतलब यहाँ पर, तो हम लिखेंगे -145 डिग्री, ठीक है, ये हो जाएगा। अब x की जो वैल्यू है वो 180 और 45, तो अगर हम दोनों को घटाएंगे यहाँ पर, तो 0 में से 5 गया तो आएगा 5, और अगर हम यहाँ कहेंगे 8 में से 4 तो जाएगा 7 होगा, 7 में से 4 गया तो आएगा कितना
3 आएगा, 35 डिग्री 1 में से 1 गया तो 0, मतलब जो हमारी वैल्यू आ जाएगी यानी कि जो एंगल आएगा एक्स वाला, ये वाला, ये कितना आ जाएगा 35 डिग्री आ जाएगा। अब यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो कितना आसान क्वेश्चन है, तीनों को ऐड कर दो, 180 के बराबर कर दो, बस यहाँ पर फालतू हो जाएगा। और जैसे ऑप्शन दिया होगा कम समय में करना है तो इनको ऐड कर दो, 145 हो गया, 145 180 में से घटा दो, बस जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है तो आप उसको लाइक जरूर करें। और कोई समस्या है, कुछ पूछना चाहते हैं या आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आमंत्रित हैं, आप वहां पर आप कुछ भी कह सकते हैं या आप अपने सुझाव वहां पर दे सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।